हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे प्रीवियस से क्वेश्चन देख रहे हैं, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी प्रश्न बीपीएससी में आपके पूछे गए हैं 2023 में, चाहे वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो या फिर टीआरई 1 और टीआरई 2 के प्रत्येक जो शिफ्ट होते हैं जिसमें आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 to 5 से लेके 6 to 12 तक, सारे ही आपके क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो ऐसे ही हम पूरा एक एक जो है यहाँ पे सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं। हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया। हिस्ट्री में हमने पूरा प्राचीन, मध्य और आधुनिक देख लिया, पूरा कंप्लीट। नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। और इसके बाद पूरा ज्योग्राफी हमने कर लिया है, ठीक है। ज्योग्राफी को हमने पूरा कर लिया, विश्व भूगोल और इंडिया का भूगोल सब हमने अच्छे से कर लिया है। अब आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था। ईवीएस हमने ख़त्म कर लिया है, ये 3 चीज़ हमने कर लिया है। और आज हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं वो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पूरा प्रीवियस से हो जाने के बाद हम अपनी सभी चीज़ों को आगे बढ़ेंगे, जो भी हमारा बचा हुआ है। जैसे एनसीईआरटी मैं आपके लिए कंप्लीट करवा रही हूँ, तो क्लास 6 से लेकर 9 तक मैंने आपको ज्योग्राफी और जनरल साइंस दोनों में ही करवा दिया है। तो क्लास 10 हम इसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो हैं मिल जाएंगी, धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करा रही हूँ। आज ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो है मैं आपको जो जनरल साइंस का जो क्वेश्चंस था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसको कंप्लीट कराऊंगी। मैथ और रीजनिंग की आपको पीडीएफ मिल गई है, मैथ और रीजनिंग की आपको पीडीएफ मिल गई है इसी की मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ से आप जुड़ के सारा जो एक एक टॉपिक है वहाँ से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर भी आपका दिया हुआ है, तो आप बहुत ही आसानी से इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो भी नए हैं चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस आपको समय पे मिल पाएंगे। और जितने भी लोग हैं जिन्हें पसंद आ रहा है वो ज़रूर लाइक करते हुए चलें, ताकि मुझे भी जो है थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं प्रत्येक दिन आपके लिए कुछ अच्छा लेके आऊँ और आपके सिलेक्शन को और भी ज़्यादा करीब लेके पहुँचूँ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो कैबिनेट मिशन आपको बहुत अच्छे से मैंने थ्योरी क्लास में करवाया है, तो आपको बहुत बार मैंने बताया भी है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का थ्योरी क्लास, वहाँ पे आपको भारतीय संविधान से जो कैबिनेट मिशन जो बना गया था वो सारी चीज़ें हमने की हैं बहुत अच्छे से। तो ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा रामबाण है होगा आपके लिए, तो ये थ्योरी क्लास ज़रूर देख लीजिएगा आप, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ, जो प्रैक्टिस करवा रही हूँ, एक एक टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ, तो मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट और यहाँ पे थ्योरी क्लास जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ये दोनों आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में भी जाके विजिट कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए, एग्ज़ाम में समय है तो आप बहुत अच्छे से एक एक चीज़ आपको करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि अब आपका जो कंपटीशन है और भी ज़्यादा हाई होते हुए चल रहा है, तो आपको मेहनत भी अपनी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। और अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा, और इसी बार होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जितनी भी चीज़ें करवा रही हूँ इसको बस आपको अच्छे से देखना है, बार बार देखना है, बार बार आपको रिवीजन करना है। अब यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जे एंड्रूज, ठीक है। जे एंड्रयू जो है यहाँ पे सी ऑप्शन जो है, कैबिनेट मिशन के सदस्य ये नहीं थे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए बीपीएससी 1 में पूछा गया है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कौन कौन से नेता को कौन कौन सा विभाग सौंपा गया था, बहुत डिटेल में सही चीज़ें करवाई गई हैं। तो ज़रूर जाके आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का थ्योरी क्लास ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा नहीं है, 12 वीडियो है। ये 12 वीडियो आप 2-3 बार देख लीजिए ना, आपको याद हो जाएगा पूरा कहानी क्या है मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का नहीं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो आपके टॉपिक हैं, जो कि सिलेबस में आपका मेंशन है, इसलिए मैंने आपका थ्योरी भी करवाया है इसका, ताकि आपको कुछ भी ऐसा ना हो कि समझ में ना आए। तो चलिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो आप जाके ज़रूर प्लेलिस्ट में विजिट किया करें, आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें मैंने वहाँ पर कलेक्ट करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो खाद्य एवं कृषि, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू
कि अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, बताएंगे। अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, यहाँ पे राइट ऑप्शन जगजीवन राम, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए आपको और भी दिया हुआ है, इसको आप देख लें एक बार, इंपॉर्टेंट है। तो 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित भारत की अंतरिम सरकार यानी कि अस्थायी सरकार जो होती है, इसमें जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, और जितने भी डिपार्टमेंट है ना, जितने भी नेता को सौंपा गया वो सारा मैं आपको करवाई हूँ डिटेल में, तो उसको आप ज़रूर से देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए अरुणा आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्री सौंपा गया था, परिवहन। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री थे ये। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल का कार्यभार तथा सरदार पटेल को गृह मंत्रालय सौंपा गया था। सूचना एवं प्रसारण का दायित्व भी इनको ही दिया गया था। तो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका बीपीएससी 1 में पूछा गया है। केवल संविधान के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदानों का प्रभावी प्रतिशत क्या था? केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था, ये बताना है। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे 10 से 15%, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सलाहकार थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं रोक नहीं पा रही हूँ अपने आप को, बताना ज़रूरी है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत 10 से 15% था। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ, जबकि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। ये बात तो आप जानते ही हैं। BN राव को असंवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, BN राव को। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपकी उद्देशिका, संघ और राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान के स्रोत, अनुच्छेद, अनुसूची और नगरीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। और ये आपका प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन होगा, इतना लंबा क्वेश्चन तो उसी में पूछा गया होगा, मैं देख लेती हूँ। अच्छा नहीं, आपके बीपीएससी TRE में पूछा गया है 2.0 में, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है ये। भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको बताना है, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए, एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है, तो ये एक ऑप्शन यहाँ पे सही बताना है ना। इधर मैं देख लेती हूँ, हाँ ये कूट में क्वेश्चन नहीं है आपका, तो चलिए यहाँ पे एक ही कोई ऑप्शन होगा जो सही होगा। तो यहाँ पे आपका जो ये है कथन बिल्कुल सही है। एक अर्ध संघीय राज्य जो है वो देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। आगे देखते हैं दूसरा, भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करता है। तो भारतीय संघवाद जो है एकल व्यवस्था स्थापित नहीं करता है, तो ये गलत हो जाएगा। और भारतीय संघवाद सुदृढ़ एकात्मक आधार के साथ क्षैतिज नहीं है, तो ये भी आपका कथन गलत है, एक ही सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है, बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये, किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने का इजाज़त देता है? तो कौन सा वो आर्टिकल है आपको बताना है। यहाँ पे सीधा सीधा आर्टिकल्स पूछा गया है, और अनुच्छेद 120(1) में आपका ये कहा गया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वीं अनुसूची में, ये भी आपका बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? 5वीं अनुसूची के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि यह किसके हितों की रक्षा के लिए आपका जो है संबंधित है। तो 7 नंबर में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति। 5वीं अनुसूची में क्या, अनुसूचित जनजाति, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति समूह के लोगों की शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को शामिल नहीं किया गया है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो क्वेश्चन में ये आपको ध्यान रखना है कि 5वीं अनुसूची में इनको शामिल नहीं किया गया है, 6वीं अनुसूची में इनको शामिल किया गया है। 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबंधित
क्षेत्र के लिए प्रतिवेदन दे सकता है, किंतु इसमें अंतिम शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है। ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान है। इसका निर्माण 20 से भी अधिक सदस्यों से मिलकर बना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये आपका। और यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 का। और ये नहीं देखना है कि आपका प्रीलिम्स में पूछा गया है, तो इसका स्टैंडर्ड आप देख ही रहे हैं कि क्वेश्चन में बीपीएससी जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा फॉलो किया है, उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो क्वेश्चंस कोई भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना ये बताना है। 74 में, 1975 में, 1976 में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1975, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका बीपीएससी टीआरई 1 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। देखिए क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं क्या है। समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OIC योजना जो है भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? बंधुत्व जो है शब्द, ये किसे आश्वासित करता है ये बताना है। तो यहाँ पे ये आपको राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। कैसे? डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो ये व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति के देश की अखंडता, ठीक है, तो ये दो आपका यहाँ पे सही है, तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 2023 का क्वेश्चन है। बीपीएससी टीआरई 2.0 का क्वेश्चन है। चुप रहने की स्वतंत्रता, द फ्रीडम ऑफ साइलेंस, बताएंगे ये किसके अंदर आता है? कौन सा अधिकार है ये? कानूनी अधिकार है, सामाजिक है, मूल अधिकार है, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये एक फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, मूल अधिकार के अंदर आएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, थोड़ा बड़ा है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करती हूँ ताकि आप इसको देख पाएँ। आई होप आपको ये विजिबल होगा। कोड नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं है, हम इसको मिलान कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं, ये किस आर्टिकल के अंदर है ये बताना है आपको। ये किसका आर्टिकल के अंदर होगा? तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 42 में हो जाएगा आपका कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं। दूसरा देखिए कर्मकारों और की निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेजेस ऑफ वर्कर्स, तो ये आपका किसके अंदर आएगा? कौन से आर्टिकल के अंदर आएगा? तो ये आपका 43 के अंदर आ जाएगा। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ये समान सिविल संहिता, ये आपका किसके अंदर आएगा? अनुच्छेद 44 के अंदर आएगा। और यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब राष्ट्रीय महत्व के समान एवं वस्तुओं का संरक्षण जो ये है, ये 49 में आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे ही नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये भी आपका, थोड़ा थोड़ा करके हम देख लेते हैं। मूल अधिकार के बारे में यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही दिया हुआ है मूल अधिकार के बारे में, ठीक है। तो वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा न्याय विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। तो कथन आपका एक से ज़्यादा यहाँ पे सही लग रहा है। वे न केवल राजनीति एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके सही हैं, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको बताना है
अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में बताना है। भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है। संविधान में अपराध दंड से सुरक्षा दी गई है। देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्रवाइयों की जा सकती है। मोर देन यहाँ पे एक से ज़्यादा आंसर आपका सही लग रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके सही हैं तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसको आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे आप अच्छे से समझ पाएंगे। भारतवर्ष के अंतर्गत अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में दिए गए प्रश्न में एक से ज़्यादा विकल्प सही हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) नंबर में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार गिरफ्तार या दंडित नहीं किया जा सकता। अर्थात भारतीय संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है एवं संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी जाती है। तो 1 और 2 ये 2 ऑप्शन आपका वहाँ पे सही था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ये भी आपका प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ज़्यादातर देखिए प्रीलिम्स में ही पूछा गया है, क्योंकि आपका पॉलिटिक्स भी आप देखिए TRE 1 में ही पूछा गया था, 2 में तो बहुत कम ही पूछा गया है, और यहाँ पे 1 to 5 में वो भी आपका ज़्यादा पूछा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? मतलब मौलिक अधिकार आपका किससे लिया गया है, इस बेसिकली क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा रहा है। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है। चलिए बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी आपका BPSC प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, और बताएंगे यहाँ पे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो नीति निर्देशक पूछा जा रहा है यहाँ पे, कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा? इजी क्वेश्चन है ये सब, आयरलैंड से लिया गया। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? बताएंगे इसमें कौन सा मूल कर्तव्य है, ये बताना है आपको। देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना, अपने बच्चे को शैक्षिक अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पे सारे ही सही है, डी ऑप्शन आपको हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि बताएंगे यह संसद की विधि के तहत लोगों के लिए उपलब्ध है, नहीं। यह संसद के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त है, तो ये संविधान में नहीं है। यह विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के आधार में नहीं थे, बिल्कुल। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से कुछ प्रश्न हैं आपके, तो यहाँ पे देख लेते हैं। भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों की कुल संख्या कितनी सीटें यहाँ पे हो जाएंगी? कुल सीटें कितनी हैं भारत की नव उद्घाटित संसद में? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1272। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1272 कौन सा है आप देख लीजिए। 888 सीट लोकसभा और 384 सीट राज्यसभा का है। ठीक है, भारत में एक नई संसद का आकार त्रिभुजाकार है, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। और 64,500 मीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। इसे टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा 971 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसके वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट संसद से प्रश्न है आपका बन सकता है, तो वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। देखिए BPSC में ही पूछा गया क्वेश्चन है आपका TRE 1 में। ठीक है, 2023 में ही पूछा गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका देखिए BPSC TRE 1 में TRE 2 में दोनों में ही पूछा गया है, तो इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराई, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम बताइए। अभी अभी मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विमल पटेल, पद्मश्री विमल पटेल, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ की न्यायपालिका भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक से संबंधित भी कुछ प्रश्न हैं आपके, और ये प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि? तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा देख लेते हैं। भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालय के साथ न्याय पाया जाता है, तो ये तो कथन आपका ठीक है। आगे देखते हैं।
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के उपभाग के रूप में गठित किए जाते हैं। तो एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसको आप एक बार देख लीजिए। भारत की एकीकृत न्यायपालिका रखता है, ठीक है, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है, मतलब पहले हम सिविल कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे एकीकृत न्यायालय है हमारा, क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि और सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालय के साथ न्याय पाया जाता है। मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 2017 के खंड 1 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये भी कथन आपका सही था। और उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन के प्रमुख होते हैं। उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए जाते हैं। तो सारे ऑप्शन सही थे यहाँ पे। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये भी आपका बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में किन किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचों का सिद्धांत दिया गया। तो यहाँ पे आपका एक ही बहुत प्रसिद्ध है, ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 23 नंबर में, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का ये बात है, में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित या सीमित कर सकती है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, केशवानंद और केरल राज्य से संबंधित जो बनाम कोर्ट था, ये कोर्ट केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी आपका प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है और आपको सही कथन बताना है, ठीक है, सही कथन बताना है। तो ये थोड़ा सा आपका डिटेल क्वेश्चन है और बड़ा भी है बहुत। इतने ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं। उस समय इसमें न्यायालय के कार्यालय 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो कॉलेजियम प्रणाली के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है और यहाँ पे जो है पहला आपका बिल्कुल सही है। संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है, तो ये भी कथन आपका सही है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1393 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में किया गया, तो ये भी कथन गलत है। तो दोनों गलत है, 1 और 3 सही है। तो यहाँ देख लेते हैं, सही कथन बताना है, तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू, ये आपका बीपीएससी TRE 1 में पूछा गया क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी करता है। तो क्या जारी करता है, रिट जारी करता है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है और ये इजी क्वेश्चन आपका। चलिए आगे बताएंगे। उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय संघ और राज्य से संबंधित प्रश्न है यहाँ पे। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होता है। बीपीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया क्वेश्चन है ये, बताएंगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रपति के पास होता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना, गलत पूछा जा रहा है, सही ही पूछा जा रहा है। जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करना, पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना। तो यहाँ पे देखिए 1 से ज़्यादा ऑप्शन सही है आपके, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी TRE 1 में पूछा गया क्वेश्चन है और बताएंगे यहाँ राइट ऑप्शन 2004 हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे इमरजेंसी से क्वेश्चन है आपका, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है देख लेते हैं। और साथ ही ये भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन आपका सही पूछा जा रहा है, ठीक है, सही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं क्या सही बात यहाँ पे।
अनुच्छेद 360 को लागू करने का परिणाम पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या होगा। राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। तो क्या ये शक्ति रहती है? बिल्कुल रहती है। तो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने की आवश्यकता नहीं लिख के तो गड़बड़ कर दिया ना। राष्ट्रपति के पास तो विशेष रूप से ये अधिकार होता है। और जहाँ तक बात है धन विधेयक की, तो यहाँ पे बिल्कुल होना चाहिए था। तो एक तो ये आपका गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी अन्य वर्ग के कर्मचारियों के वेतन व भत्ते कम करने का आदेश दे सकती है। तो ये भी जो है इनके पास ये पावर होता है। आपातकाल की स्थिति में बात की जा रही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ में आरक्षित रखी जाती है। यही बात तो यहाँ भी बोल रहा है, मगर यहाँ नहीं बोल दिया है। यहाँ बोला है कि आरक्षित रखी जाती है। तो ये आपका सही हो जाएगा। 1, 3, 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1, 3 और 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी आपका बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे ये आपको गलत बताना है, कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे 44वें यहाँ पे संशोधन के संबंधित बताना है। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ये तो सही है, ये तो जोड़ा गया था। इसमें 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, गलत है। ये भी गलत है। निर्देशक जोड़े गए, यानी कि यहाँ पे देखिए जो आर्टिकल दिया गया है ये गलत दिया गया है, ये भी गलत हो गया। और 4th नंबर भी गलत है। सिर्फ एक ही सही है, सिर्फ एक ही सही है। और ऑप्शन में यहाँ गलत दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सिर्फ एक ही यहाँ पे सही होना चाहिए था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें 2, 3 और 4 ये चारों कथन गलत दिए हुए हैं। ठीक है, आई होप ले लिया होगा आपने। चलिए आगे देखते हैं दूरदर्शन का। अब कुछ विविध क्वेश्चन है आपके जो बीपीएससी में पूछे गए हैं। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या था? तो क्या था? सत्यम शिवम सुंदरम। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? पीड़ित है ये बताना है आपको, किससे पीड़ित है। तो संस्कृतिवाद से, विचारवाद में प्रतिबद्धता की कमी, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। देश की राजनीतिक और स्वायत्त भूमिका में कमी कह सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर में आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? मार्क्सवादी की बात की जा रही है। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1964 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये आपका 1925 में। बहुजन समाज पार्टी 1984 में। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये आपका 1998 में। ठीक है, तो इस प्रकार से यह स्थापना है दिवस, इसको याद रख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका बीपीएससी में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? बताएंगे कौन है जिसने कहा है? तो NV रमना ने कहा है। ठीक है, NV रमना। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो किसको स्वीकार कर लिया गया था? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसको नहीं किया गया था। स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, इसको कर लिया गया था स्वीकार। अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण, तो ये भी कर दिया गया था। ठीक है, दोनों कर दिया गया था। एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियम के नाम दिए गए हैं और अधिनियम से संबंधित वर्ष दिए गए हैं। और यहाँ बताना है विशेष विवाह अधिनियम आपका किस वर्ष आया? तो यहाँ पे देख लेंगे, ये आपका 1954 में। दहेज निषेध प्रथा 1961 में। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में। और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम ये आपका 1986 में। इस प्रकार से इसको नोट कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? 1991, 1992, 1993, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपका 1992। ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए आप, इम्पॉर्टेंट है ये भी। 13 अगस्त 1990 को भारत के कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने के मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने के प्रावधान हेतु कार्यालय आदेश जारी किया। इस आदेश को इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले में चुनौती दी गई। अंततः भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 11 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने 1992 में भारत सरकार के उक्त आदेश को वैधता प्रदान की थी। तो इसलिए आपका 1992 जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिता? कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो यहाँ पे ये आपका किसके अंदर किसका ये आदर्श वाक्य है बताएंगे, तो ये अनुसंधान और विश्लेषण विंग जो है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे आपके इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन हैं, ये हम कल देखेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रहेगा, ये पूरा पॉलिटिकल आज हमने ख़त्म कर लिया। तो कुछ ही क्वेश्चन हैं जो आपके इकोनॉमिक्स में भी पूछे गए हैं। ज़्यादातर यहाँ पे बीपीएससी प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लंबा लंबा क्वेश्चन है। एक काम करती हूँ, इसको मैं करा ही देती हूँ, क्योंकि आपका फिर फ्रेश हम कल साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन, तो जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं इसको। हालांकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका इससे नहीं पूछा जाता है। ज़्यादातर जो आपके प्रोग्राम्स वगैरह कार्यक्रम है जो न्यू लॉन्च हुए हों, वहाँ से क्वेश्चन आपके कुछ बन गए हैं। और अनाज से क्वेश्चन आपका बना है जो आपके बीपीएससी टीचिंग एग्ज़ाम में पूछा गया है। और जो कुछ बड़े बड़े टॉपिक हैं, आपका आर्थिक नियोजन एवं आर्थिक आय बजट से क्वेश्चन आपका जो है बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। आप एक बार इसको देख लीजिए, मुझे इसमें इसकी ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो ये मैं आपको बस क्वेश्चन कंटेंट के रूप में मैं आपके लिए लेके आई हूँ, और मैं इसका क्वेश्चन आंसर आपको बस बता दे रही हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे संघ सरकार के वित्त में नवीन विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, इस पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ जो बीपीएससी टीचर में पूछे गए हैं, टीचर एग्जाम में, वो आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखना कि इकोनॉमिक्स में ऐसा कौन सा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कंप्लीट देखिएगा, ज़्यादा नहीं है, 10-15 क्वेश्चन है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि संघ राज्य के वित्त में नवीन विकास के बारे में कौन सा जो कथन है वो सही है, सही पूछा जा रहा है। तो महामारी वित्तीय वर्ष के 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुँच गया है, तो पहुँच गया था, ये कथन आपका दिया गया है यहाँ पे। और आपको बताना है यहाँ पे कौन सा सही है, सही कथन बताना है। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया, ये गलत है, ये भी आपका गलत है। तो एक ही ऑप्शन सही है, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिनको भी जानना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, सरकार, ये भी आपका प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हैं, बीपीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया क्वेश्चन है। केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे याद रखेंगे, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, तो बिल्कुल ये तो आप जानते हैं कि व्यय जो है वो ब्याज भुगतान पर होता है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवृत्ति का वर्णन करता है? बताएंगे यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा। निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है। महामारी के पहले स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई। टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद भी किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इसमें तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। और कमज़ोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। तो इसका जो कूट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, केवल एक ही आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी।
तो 4th नंबर ही सिर्फ यहाँ पे सही है कि कमज़ोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप पढ़ना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जो भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए बोल रही हूँ, ठीक है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, स्वामित्व योजना, अब देखिए योजना से क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ पे, ये भी आपका बीपीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे ये इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, ठीक है, तो इसको हम रहने देते हैं। उत्पाद संबंधी ये भी आपका देख सकते हैं प्रीलिम्स से पूछा है क्वेश्चन है, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे जो आपके जनरल पेपर है उसमें। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका टीचिंग स्कूल में पूछा गया है, तो इसको हम देख लेते हैं। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए, मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप में प्रभावित किया, ठीक है। मंदी ने भारतीय खेतिहर किसान आयात और निर्यात के प्रतिकूलता से प्रभावित किया। मंदी का कारण भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। क्लस्टर आधारित गांव के विकास की योजना का नाम क्या है, यहाँ पे बताना है आपको कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो याद रखेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है आपका और कहाँ से पूछा गया है, ये बीपीएससी प्रीलिम से पूछा गया है, पर इसका एग्ज़ाम इसका जो है आप आराम से दे सकते हैं आंसर। तो लिनन कपड़ा है, इसकी उत्पत्ति जटा, जिसे कॉयर भी कहते हैं, मोहायर और डाउन, इससे क्वेश्चन आपका बनता है। एनसीईआरटी में ये इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे बताएंगे कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो ये आपको पता है, सन का पौधा से आपका लिनन, ठीक है, लिनन से बनता है सन का पौधा। जटा यानी कि कॉयर जो है ये आपका नारियल का पौधा से बनता है, और मोहायर जो है ये आपका अंगोरा बकरी, और डाउन हो जाएगा बत्तख और गीज़ के पंख से, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही नोट कर सकते हैं चाहें तो। बैंकिंग मुद्रा से क्वेश्चन है, ये भी आपका बीपीएससी प्रीलिम से पूछा गया क्वेश्चन है, इसको हम रहने देते हैं। ये भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे, आप खुद देख सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे। अब देखिए, भारतीय कृषि, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना, ठीक है। भारतीय कृषि से क्वेश्चन आपका बनता है, और ज्योग्राफी में भी आपने इसको पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित राज्य है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बीपीएससी टीआरई 2.0 में ये क्वेश्चन आपका बना है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोटा अनाज जो है वो राजस्थान में प्रसिद्ध है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा राजस्थान के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया है। मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो सेम वही क्वेश्चन आपका यहाँ भी है, वहाँ पे बाजरा दिया था, यहाँ मोटा अनाज दिया है, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान, ए ऑप्शन, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट था। अब विविध में कुछ क्वेश्चन है आपके, ये भी आपके प्रीलिम्स से पूछे गए हैं, इसको हम देख लेते हैं। वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है। इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है, इसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ा दिया है, निर्यात में वृद्धि और आयात में वृद्धि से अधिक है। तो यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, निर्यात में वृद्धि और आयात में वृद्धि से अधिक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया, तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। औद्योगिक नीति वर्ष जो है वो 1956, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना इसकी पीडीएफ मांग रहे हैं, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूँगी टेलीग्राम पे, ठीक है। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है, ये भी आपके प्रीलिम्स से पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके इस प्रकार के नहीं बनेंगे, ठीक है, इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है आपका। यहाँ पे देखिए, योजना से क्वेश्चन बनता है आपका,
जैसे यहाँ दिया अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना जो है राशन कार्ड किसके लिए है? वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हैं, गरीबी रेखा के ऊपर वाले परिवार, गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार। तो कौन सा यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो याद रखेंगे वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक हैं, उनको अन्नपूर्णा योजना के आधार पर राशन कार्ड बनवाया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान से क्वेश्चन आपका बना है, तो जो योजना वगैरह है वहाँ से इकोनॉमिक्स में आपका क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो इसलिए ये आपको जानना भी ज़रूरी है। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था ये बताना है। इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान में। अब ये क्वेश्चन आपका देखिए है, बीपीएससी से ही पूछा गया है। एंगस मैडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत के विश्व जीडीपी कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और बहुत टफ क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं। अगर जो नॉर्मली इंसान नहीं पढ़ रहा है जो इकोनॉमिक्स, उनके लिए क्वेश्चन टफ ही माना जाएगा। और यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32%। तो ये हमने पूरा कर लिया। कल जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, पूरा हम यहाँ पे विज्ञान को देखेंगे, साइंस, ठीक है। साइंस से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। पूरे चैनल को, पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है आपको, बार बार रिवीजन करना है। मिलेंगे कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितने क्वेश्चंस आपको बन रहे हैं, सही हो रहे हैं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।